मैं डॉक्टर दीपमाला IAS द्वारा निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 491 दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सुमित कुमार झा। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। डॉक्टर सुमित कुमार झा हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथी डिग्री प्राप्त करने के बाद योर्स क्लिनिक का फाउंडर और CEO बने हैं। क्लिनिक की शाखाएं दिल्ली में होम्योपैथी को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति से लोगों का जीवन बेहतर बनाए। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर सुमित झा ने होम्योपैथी के माध्यम से लाखों लोगों की मदद की है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। डॉक्टर सुमित झा के पिता डॉक्टर MN झा हैं और इनकी पत्नी डॉक्टर वंदना कुमारी और इनकी बहन डॉक्टर श्वेता संगनी सभी समर्पित होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इस परिवार टीम का संकल्प है कि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करें। आज डॉक्टर सुमित जी का आज का टॉपिक है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी का दायरा। तो डॉक्टर सुमित कुमार झा, आपका IAS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सभी लोगों को प्रणाम और स्पेशली हमारे जो सर हैं डॉक्टर MK सहनी सर, उनको सर होम्योपैथिक को जो आगे बढ़ाने का आप ये काम कर रहे हैं IFPH टॉक के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज जो भी मैं आप लोगों को बता वो सब सर लोगों से सीखा हुआ है। सर के सैकड़ों सेमिनार्स बुक्स मैंने पढ़े हैं और वही सब चीजें आज मैं वापस आप लोगों के सामने में इस टॉक में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रूमेटिक अर्थराइटिस के ऊपर में है। रूमेटिक अर्थराइटिस क्या है, होम्योपैथिक का उसका क्या स्कोप्स है, होम्योपैथिक उसको कैसे डील करता है, कैसे ठीक करता है, इन रिस्पेक्ट टू जो मॉडर्न मेडिसिन्स है वो अभी हाथ खड़े कर रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट उनके पास में पॉजिटिवली अवेलेबल नहीं है। और होम्योपैथिक में वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स है इस चीज के लिए, मगर इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, इसके फिजियोलॉजी को, इसके एनाटॉमी को, और उसके साथ साथ क्या प्रोग्रेस होता है डिजीज में, कि रूमेटिक अर्थराइटिस के कितने स्टेजेस हैं, वो किस किस स्टेजेस से गुजर करके पेशेंट कैसे कैसे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाता है, फिर थर्ड स्टेज में, फिर फाइनल स्टेज में वो पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट रूमेटिक अर्थराइटिस। ऑर्थो में सब लोग जानते हैं कि ज्वाइंट होता है, और ITS में मेडिकल साइंस में इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज रिकॉल्ड एज अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो एक्यूट और क्रॉनिक, जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, उस साइनोवियल फ्लूइड के जो साइनोवियल हमारा सैक है उसके अंदर में जो सूजन हो जाता है, इसके बाद उसका प्रोलिफरेशन और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होने लगता है, उसी को एक टर्म दिया गया है और वो है रूमेटिक अर्थराइटिस का। अब देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि रूमेटिक अर्थराइटिस कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, आखिर मेल में या फीमेल में ये ज्यादा, किस में ये कॉमनली ज्यादा पाया जाता है। तो फीमेल में ये इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू मेल। जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा प्रोन है इस रूमेटिक अर्थराइटिस के इन रिस्पेक्ट टू मेल। अप्रोक्सीमेटली 1 से 3% पॉपुलेशन पूरी दुनिया में रूमेटिक अर्थराइटिस से पीड़ित है। और ये जो लेवल है, जो एज ग्रुप है 30 से 50, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रूमेटिक अर्थराइटिस से परेशान दिखते हैं। और यहां तक यहां देखा गया है कि वुमेन में ये 3 to 4 टाइम्स मोर कॉमन है इन रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर आप इस मैप के ऊपर में नजर डालेंगे तो हमारा इंडिया जो है उसके अंदर में ये बहुत ज्यादा प्रिविलेज है, इसका बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेटिव फैक्टर के बारे में कि आखिर रूमेटिक अर्थराइटिस क्यों होता है। तो सबसे पहला है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के वंशानुगत ये चलती आ रही हो, किसी के फादर को, किसी के मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में पहले से किसी को अगर रूमेटिक अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो आदमी बहुत ज्यादा उसको चांसेस रहती है कि उसको भी रूमेटिक अर्थराइटिस ग्रो कर सकता है।
दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, जिनको स्मोकिंग हैबिट्स है या फिर जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आजमाते हैं, तो इन रिस्पेक्ट टू जो पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल आजमाते हैं उनके रिस्पेक्ट में रूमेटिक अर्थराइटिस होने का खतरा इन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। अब देखते हैं कि आखिर और क्या रीजंस हो सकते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस का। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि कभी अगर किसी को चोट लग गई हो, मींस इंजरी ड्यू टू एनी कॉज, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ हो या किसी भी तरह से चोट लगा हो, तो धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने के कारण में जो ज्वाइंट है और जो टेंडन सीथ है उसके अंदर में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो धीरे धीरे उसमें सूजन, साइनोवियल सैक में सूजन आने लगता है, जिसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं, और वो आगे चल के इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तीसरा है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू इम्यून डिजीज। बहुत सारे कंडीशंस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण में रूमेटिक अर्थराइटिस डेवलप कर देता है। इसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया और वायरस। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करने के बाद ये रूमेटिक अर्थराइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप कर देती है। उसके अलावा एक मेजर चीज है जिसके ऊपर में हर एक आदमी को ध्यान देना चाहिए, वो है वेट मैनेजमेंट। वेट अगर किसी का ज्यादा रहेगा वेट अगर किसी का ज्यादा रहेगा तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रूमेटिक अर्थराइटिस से आने वाले अपने लाइफ में वो इस चीज से सफर करेंगे। नेक्स्ट टू द अनदर नाउ, अब बात करते हैं स्टेजेस के बारे में कि रूमेटिक अर्थराइटिस को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है साइनोवाइटिस, दूसरा है पैनस फॉर्मेशन, तीसरा है फाइब्रस एनकाइलोसिस और चौथा है बोनी एनकाइलोसिस। पहले स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में आपके जो घुटने हैं या फिर जो आपके ज्वाइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस शुरू होता है, मतलब कि जकड़न महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे जोरों में जंग लग गया हो। उसके बाद धीरे धीरे जो, और ये ज्यादा इफेक्ट किस चीज को करता है, मोस्ट जो सबसे पहला सिम्टम्स अराइज होता है वो हमारे फिंगर्स से, हमारे हैंड से, हमारे एंकल ज्वाइंट से या फिर हमारे नी ज्वाइंट से ये चीज डेवलप होता है। और साइनोवाइटिस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ज्वाइंट टिश्यूज को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर में स्वेलिंग आ जाती है, और जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आएगा तो जो हमारा मोबिलिटी है हमारे ज्वाइंट्स का वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और रिड्यूशन होने और सूजन होने के कारण में उस ज्वाइंट के ऊपर में पेन, रेडनेस और थोड़ा हीट भी जनरेट होता हुआ देखा गया है साइनोवाइटिस यानी कि फर्स्ट स्टेज में। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे क्लिनिकल जो हमारे स्टेजेस हैं, साइनोवाइटिस है, एनकाइलोसिस है, ये हमारे रिपोर्टरी में भी, जो सिंथेसिस रिपोर्टरी में है उसमें भी ये सारी स्टेजेस दी गई है। तो अगर हम लोगों को साइनोवाइटिस के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, एनकाइलोसिस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो रूब्रिक्स जो हमारे सिंथेसिस रिपोर्टरी में दी गई है वो हमारे यूज का नहीं रहेगा। सेकेंड स्टेज को देखते हैं। सेकेंड स्टेज है पैनस फॉर्मेशन। पैनस फॉर्मेशन के अंदर में क्या होता है कि जो हमारा कार्टिलेज है वो एक कुशन प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स को, यानी कि वो एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बोन को। तो जैसे जैसे इन्फ्लामेशन होता है वैसे वैसे कार्टिलेज धीरे 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 थीन होने लगती है, यानी कि पतला होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसके अंदर में। और जैसे ही वो पतला होगा तो उसकी मोटाई अगर कम होगी तो प्रॉपर कुशनिंग वो प्रोवाइड नहीं करेगा हमारे ज्वाइंट्स के अंदर में। और अगर ज्वाइंट्स के अंदर में प्रॉपर कुशन अगर प्रोवाइड नहीं होगा, जो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए वो अगर प्रोवाइड नहीं होगा, तो उसके मोशन जो है, हमारी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और मोबिलिटी के साथ साथ जो ज्वाइंट का पेन है वो भी बढ़ेगा। स्टिफनेस की जो फर्स्ट ग्रेड में, जो साइनोवाइटिस की ग्रेड में स्टिफनेस देखी जाती है, उससे ज्यादा आपको सेकंड स्टेज में यानी कि पैनस फॉर्मेशन के स्टेज में आपको उससे ज्यादा स्टिफनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद ये हमारे ज्वाइंट को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है,
क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्टिव जो लेयर है, जो कार्टिलेज है, उसको जो है वो खराब करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। तीसरा आता है फाइब्रस एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस एक ऐसा टर्म है जो हमारे बोन को फ्यूजन शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में साइनोवियल मेम्ब्रेन का सूजन होता है, सेकंड स्टेज में हमारे कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होना शुरू होता है। अब थर्ड स्टेज में जो हमारा बोन है वो एक दूसरे से ज्वाइन होना शुरू होता है। और ये ज्वाइन किस चीज से होता है? ज्वाइन होता है कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज से। और जैसे ही जो दो बोन्स आपस में ज्वाइन होने लगेंगे कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज से, उसके अंदर का जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो हमारे बैकबोन में पाया जाता है, या फिर जो हमारे नी ज्वाइंट के बीच में जो स्पेस होता है, वो जैसे ही कम हो जाएगा तो मोबिलिटी जो पेशेंट की है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वो सीवियर लिमिट योर रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो हमारा चलने का, एक्सटेंशन हाथ का, फ्लेक्शन मोशन, एबडक्शन, अबडक्शन, ये जितने भी मोशंस हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। और ये हमारे जीवन के ऊपर में बहुत प्रभाव डालता है। और इस पॉइंट पे जो है वो धीरे धीरे ज्वाइंट जो है वो बेंड होना शुरू हो जाता है, मींस मुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है चौथा स्टेज, यानी कि फोर्थ स्टेज। और इस स्टेज को बोलते हैं बोनी एनकाइलोसिस। जैसे कि इसका नाम से ही ये क्लियर है कि बोनी एनकाइलोसिस में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के साथ साथ एक बोन दूसरे बोन के साथ में फ्यूज कर जाता है, मींस एक बोन दूसरे बोन के साथ में मिल जाता है। और इस कारण से जो हमारा मूवमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को नी जॉइंट में बोनी एनकाइलोसिस फॉर्म होगा तो उसका बेंड करना अपने नी जॉइंट को इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसकी एबिलिटी बेंड करने की वो पूरी तरीके से वो खो देगा। और अब आता है क्लिनिकल फीचर्स, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे जब रिमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट आपके चैम्बर में आएगा आपके पास में। तो मोस्ट कॉमनली ये जो मेटाकार्पल फेनेंजियल ज्वाइंट है, तो उसको ये अफेक्ट करता है, हमारे व्रिस्ट को, हमारे टेंडन सीथ के चारों बगल के एरियाज को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और ये क्या अफेक्ट करता है? तो हमारे मेटाकार्पल फेरेंजियल ज्वाइंट में सूजन आने लगती है धीरे धीरे, जो है उसके अंदर में जो एक फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग, फ्यूजिफॉर्म मींस स्पिंडल सेपेड इन मिडिल, एंड दोनों साइड से जो वो एकदम कोनिकल सेपेड होगा। जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इसके फिंगर में है बीच के अंदर में गोल जैसा महसूस होगा। और मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस चीज का अनुभव किया होगा पेशेंट्स के ऊपर में देखकर कि ये अगर ये फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग है तो ये रिमेटिक अर्थराइटिस का ये मतलब कि अर्ली क्लिनिकल फीचर्स है, ये शुरुआती स्टेज है उसके अंदर में। इसके बाद पॉलीसाइनोवाइटिस होता है, पेन तो रहेगा ही साथ में, और उसके साथ में स्टिफनेस होगा, साथ साथ लॉस ऑफ मोबिलिटी इसकी मेन क्लिनिकल फीचर्स है। यानी कि पेशेंट को जो उसका प्रॉपर मोशन है फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने का, या जो जिस जॉइंट का जो भी मोशन है उसमें उसको तकलीफ होगी, वो प्रॉपरली उसको मूव नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का हम लोग बात करें तो लो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो डाइट है वो कम होते चली जाएगी, उसके बड़े उसको खाने की इच्छा नहीं रहेगी। लॉस ऑफ वेट, और जैसे ही उसके खाने की इच्छा कम होगी, वो खाना प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करेगा, तो उसका वेट ग्रेजुअली धीरे धीरे घटने लगेगा। इसके अलावा मैलेज एंड लो ग्रेड फीवर, मैलेज थकावट महसूस होगा, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होगा, थोड़ा सा फीवर भी उसको मेंटेन बॉडी के अंदर में फील होगा। इसके बाद है टेनोसाइनोवाइटिस। यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है हमारा, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर में सूजन हो जाएगा, जो टेंडन है साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास में उसके अंदर में भी सूजन हो जाएगा, और जिससे उस पेशेंट का मोबिलिटी पूरी तरीके से एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा मूव करने में पेशेंट एकदम चीख या चिल्लाने लगता है। अब देखते हैं कि लेट क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें क्या क्या आता है। तो लेट क्लिनिकल फीचर्स में है जो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसको हम लेट क्लिनिकल फीचर्स में मानते हैं।
जैसे ही बोनी एनकालोसिस होगा, बोन आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा, तो पेन तो होगा ही। इसके बाद डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, जिस भी ज्वाइंट में है वहां पे वो जो स्पेस है, वो जो एरिया है, लिम्ब है, वो पूरी तरह से आपको डिफॉर्म देखने को मिलेगा। इनएस्टेबिलिटी, इनएस्टेबिलिटी मतलब है कि वो चल नहीं पाएगा, अगर उसके हाथों में है तो वो किसी चीज को उठा नहीं पाएगा, और रेंज ऑफ मोशन पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज के कारण वो ब्लेंड या बेंड या फिर फ्लेक्स अपने अफेक्टेड पार्ट को नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ थंब जेड डिफॉर्मिटी, एक्सक्यूज मी सर फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब है थंब जेड डिफॉर्मिटीज, यानी कि जो हमारा फिंगर है उसमें जेड शेप का डिफॉर्मिटीज आना शुरू हो जाएगा। थंब जेड डिफॉर्मिटीज जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हैंड है वो जेड आकार का, मीन्स इस तरह से उसकी डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। और स्वान नेक डिफॉर्मिटीज, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोक्सिमल आगे का हिस्सा है वो आगे की ओर झुकेगा, ऊपर नीचे की ओर, और जो हमारा डिस्टल है वो नीचे की ओर झुकेगा, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे पेशेंट्स का, या फिर इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग स्वान नेक डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर। इसके बाद रेडियल एंड वोलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है बॉटनियर डिफॉर्मिटीज और अल्नार डेफिनिशन। बॉटनियर डिफॉर्मिटीज में क्या होता है कि उंगलियां जो है वो लिटिल फिंगर की तरफ घूमने लगती है। ये सारी उंगलियां इस तरफ, मीन्स अल्लाह के तरफ में, जो अल्लाह है साइड है, हमारा मीडियल एस्पेक्ट है, उसके तरफ में सारी उंगलियां जो है वो धीरे धीरे घूमने लगती हैं। और ये मुख्य साइन है, लेट क्लिनिकल फीचर्स है हमारा रूमेटिक अर्थराइटिस का। इसके अलावा जो एल्बो है उसका एक्सटेंशन बहुत लिमिटेड हो जाएगा, मीन्स आदमी एकदम बहुत मुश्किल से अपने हाथ को आगे या फिर पीछे की ओर कर पाएगा। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसको हाथ उठाने की कैपेसिटी, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, शुरुआती स्टेज में ये फ्रोजन शोल्डर का सिम्टम्स देता है। उसके बाद जैसे जैसे ये चीज पुराना होते जाता है, उसके अंदर में साइनोवियल मेम्ब्रेन खराब होने लगता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो ये एबडक्शन मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है या फिर नेग्लिजिबल रह जाता है। और इसके बाद है टो क्लॉड। इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये जो हमारा टो है वो आगे की ओर पॉइंटेड बन जाता है, नीचे की तरफ घूम जाता है, जिसके कारण जो मोशन है, जो चलना फिरना है, वो पेशेंट्स का बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस के ऊपर में, कि और डायग्नोसिस के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा एक पेशेंट के ऊपर में, कि हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक अर्थराइटिस। तो पहला चीज है मॉर्निंग स्टिफनेस। अगर किसी भी आदमी को सुबह उठने के बाद 1 घंटा कंप्लीट लगे अपने नॉर्मल जो बिहेवियर है, नॉर्मल जो एक्टिविटी है, उसको वापस रिगेन करने में, और ये सिलसिला लगभग 6 हफ्तों तक चले, तो वो एक पॉइंट है रूमेटिक अर्थराइटिस का, यानी कि वो पेशेंट रूमेटिक अर्थराइटिस से सफर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है अर्थराइटिस ऑफ 3 और मोर जॉइंट एरिया साइमल्टेनियसली फॉर मोर देन 6 वीक्स। और ये जो मैं क्लिनिकल फीचर्स आपको जो डायग्नोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी की क्राइटेरिया है कि इस 7 पॉइंट में से अगर आपको 4 पॉइंट अगर मिलता है किसी पेशेंट के ऊपर में, तो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पेशेंट रूमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट है। इसके बाद है अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट फॉर एटलीस्ट 6 वीक ड्यूरेशन। 6 हफ्तों तक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 1.5 महीना, अगर कोई भी आदमी बोलता है मुझे 2 4 5 दिन कमर में स्टिफनेस था, इसके बाद वापस वो खत्म हो गया, तो इट डजंट मीन कि ही हैज कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस। अगर वो 1.5 महीना रेगुलरली उसको ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रूमेटिक अर्थराइटिस से पीड़ित है। इसके साथ साथ जो रूमेटिक नोड्यूल्स अगर बनते हैं,
यानी कि जो गांठ बनना शुरू हो जाता है हाथों में, जो मैंने अभी बात कही कि फ्यूजिफॉर्म जो अपीयरेंस देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर में, स्पेशली जो हमारा फिंगर मेटाकार्पल जॉइंट्स है उसके अंदर में देखने को ये चीज मिलता है। और रूमेटिक फैक्टर अगर पॉजिटिव में, मींस आरए फैक्टर अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें रूमेटिक अर्थराइटिस फैक्टर है अगर वो पॉजिटिव आए तो, या फिर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल अर्थराइटिस, दोनों बगल अगर एक साथ अर्थराइटिस का सिम्टम्स अगर उसको देखने को मिले, या फिर रेडियोग्राफिक चेंजेस में अगर टिपिकल रिमेटिक अर्थराइटिस का सिम्टम्स जो साइन जो अगर देखने को मिले, जस्ट अगर उसका कहीं पे इरोजन हो रहा है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से सूजा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। लास्ट में देखिए, पेशेंट इज सेड टू हैव रिमेटिक अर्थराइटिस इफ ही satisfy at least 4 of the event 7 criteria। अगर इस 4 क्राइटेरिया को भी वो पूरा कर लेता है इस 7 क्राइटेरिया के अंदर में से, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट रूमेटिक अर्थराइटिस से पीड़ित है, और आप फ्रीली अपने प्रिस्क्रिप्शन पे रूमेटिक अर्थराइटिस लिख सकते हैं। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट्स में। पहला तो हेमोग्लोबिन जो है वो उसका कम रहेगा अनडाउटली। इसके बाद जो जितना हेमोग्लोबिन कम रहेगा उतनी ही सिविरिटी उसके डिजीज के बारे में उसको दिखाई देगी। अगर बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन किसी का कम है, इसका मतलब है ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर ग्रेड ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस। इसके अलावा जो ईएसआर लेवल है जो कि 20 तक होना चाहिए नॉर्मल रेंज में, वो बढ़ा हुआ रहेगा वैसे। और सीआरपी सीरम रिएक्टिव प्रोटीन ये एलिवेटेड रहेगा, और ये निश्चित ही एलिवेटेड रहता है 90% ऑफ द रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट्स में। मगर कभी कभी 10% केसेस में ये चीज देखा गया है कि जब लास्ट स्टेज में, यानी कि फाइब्रस एनकाइलोसिस, बोनी एनकाइलोसिस के स्टेज में जब फिक्स हो जाता है, बोन एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है, सूजन बरकरार, सूजन रहती ही नहीं है, वो पूरा बोन एक दूसरे के साथ एडहेयर कर जाता है, तो उस टाइम में सीआरपी बढ़ी हुई नहीं मिलती है। इसके साथ साथ रूमेटिक अर्थराइटिस ये पॉजिटिव होएगा, एएसओ टाइट्री उसका बढ़ा हुआ रहेगा, और एंटीसीसीपी बढ़ा हुआ आपको इस कंडीशन में रूमेटिक अर्थराइटिस के केसेस में आपको मिलेगा अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो। इसके बाद साइनोवियल बायोप्सी, अगर बायोप्सी कराया जाए किसी भी ज्वाइंट का तो उसके अंदर में आपको एबनॉर्मल सेल का फिल्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि एबनॉर्मल सेल्स उनके उस के बायोप्सी के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इमेजिंग के बारे में कि अगर हम लोग किसी का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट स्टेज में, लेट स्टेज में और एडवांस स्टेज में। तो पहले स्टेज में क्या है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाएगा, जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर में आपको सूजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया आपको देखने को मिलेगा अर्ली स्टेज में, यानी कि स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस में। इसके बाद आता है लेट स्टेज का बारी। तो लेट स्टेज में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में सूजन होगा, सेकेंड स्टेज में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा इरोजन, और नैरोइंग ऑफ ज्वाइंट स्पेस, यानी कि जो स्पेस है हमारे दो बोन्स के बीच में वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एडवांस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा डिफॉर्मिटीज, यानी कि पूरा विकृति, पूरा चेंजेस हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। आर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन एंड ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज, यहाँ पे आर्टिकुलर का जो हमारा जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय दिखेगा, और जो ज्वाइंट है वो डिफॉर्म दिखेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसा होगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का इमेजिंग रिजल्ट। साइनोवाइटिस ये फर्स्ट स्टेज का है, इसमें आपको कहीं भी जो ज्वाइंट है उसके अंदर में इरोजन नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कार्टिलेज का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। इस स्टेज में सूजन होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन होगा, और इसमें पेन भी होगा साथ साथ पेशेंट को, और इस तरह का आपको एक्सरे रिपोर्ट देखने को मिलेगा साइनोवाइटिस, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रिमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर में। जो लेट स्टेज है उसके अंदर में आपको इरोजन मिलेगा, जैसे कि आप अपने यहाँ पे बोन पे देख सकते हैं
कि उसका जो हमारा बोन है वो धीरे धीरे झरना शुरू हो जाएगा, जो कार्टिलेज है उसका वो लॉस हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, और ऑस्टियोफोरोसिस का जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एडवांस स्टेज का बारी। एडवांस स्टेज में डिफॉर्मिटीज देखने को आपको मिलेगी, जो ज्वाइंट है वो एक दूसरे से फ्यूज हो गया है, जो ये पूरा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे आपको देखिए फ्यूजिफॉर्म जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो नी ज्वाइंट है वो भी एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्यूज हो गया है, ना उसमें आपको कहीं कार्टिलेज दिखेगा, ना उसमें आपको कहीं ना उसमें आपको कहीं पे साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा दिखेगी, वो पूरी तरह से एक बोन दूसरे बोन से एडहेयर हो जाया रहेगा। अब बात करते हैं रिपर्टरी के बारे में, कि आखिर ये रिपर्टरीज में कहाँ कहाँ है हमारे रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में। तो जहां पे जैसे रूमेटिक पेन है, रूमेटिक पेन में 165 मेडिसिन है, जो जनरलिटीज में आपको पेन रूमेटिक में मिलेगा, 165 मेडिसिन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और उसका जब सब रूब्रिक्स देखेंगे हम लोग, तो अल्टरनेटिंग साइड में सिंगल मेडिसिन है लेक्केनाइनम, लेफ्ट साइड में ऑक्जेलिक एसिड एक सिंगल मेडिसिन है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके सब रूब्रिक्स है, और उसका जो होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है वो उसके आगे इंडिकेटेड है। वैसे ही अगर आप ये जनरलिटीज के पेन में था रिमेटिज्म, अगर हम लोग एक्सट्रीमिटीज के पेन में रिमेटिज्म देखेंगे, तो उसमें आपको 302 मेडिसिन देखने को मिलेगा। मींस 302 मेडिसिन आपको देखने को इसमें एक्सट्रीमिटीज ओनली पेन, अगर सिर्फ दर्द हो रूमेटिज्म में, उसके लिए आपको ये सारी मेडिसिन हमारे सिंथेसिस रिपर्टरी में लिखा गया है। इसके अलावा देखते हैं कि इसके अलावा देखते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। अगर किसी को इन्फ्लामेशन है, यानी कि फर्स्ट स्टेज है, अगर किसी के ज्वाइंट का साइनोवाइटिस अगर डेवलप हो रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें 35 मेडिसिन है। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि अगर हमें मालूम नहीं होगा कि साइनोवाइटिस क्या है, एनकाइलोसिस क्या है, तो ये जो रूब्रिक है बनी हुई, इसके बारे में इसका कोई यूज हमारे लिए नहीं हो पाएगा। तो साइनोवाइटिस में 35 मेडिसिन है, जो हमारा एक्सट्रीमिटीज का इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट है उसमें 155 मेडिसिन है। अब देखिए डिफॉर्मल अर्थराइटिस, अगर किसी की ज्वाइंट में डिफॉर्मिटीज आ गई, यानी कि ये लेटर स्टेज का बात बोल रहा है, लेट स्टेज का बात बोल रहा है, लेट स्टेज में अगर जब किसी के ज्वाइंट में डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ से उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। जनरलिटीज में इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट विथ डिफॉर्मिटीज इन अर्थराइटिस, तो इसमें जो 3 ग्रेड में एक ही मेडिसिन है वो है मेडोरिनम। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो निश्चित तौर पे हमें सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर देनी होगी। अब बात करते हैं कुछ मदर टिंचर्स के बारे में। तो जो पहला मदर टिंचर है वो है एकोनाइट नेपेलियन। फ्रेंड्स, मदर टिंचर इसका जो यूज है ना, वो बहुत ही आपको कॉशन के साथ करना पड़ेगा। नॉट मोर देन 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर इज रिकमेंडेड, एंड इट शुड मस्ट बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन, बिकॉज एकोनाइट क्यू इज ऑलवेज इज पॉइजन। और इसका यूज कहाँ पे है? एक्सटर्नली अगर आप एकोनाइट नेपेलियन को रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट्स को लगाने के लिए दीजिएगा, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को रूमेटिक फीवर के अंदर में, या फिर एक्सटर्नली अगर किसी को रूमेटिक पेन होता है उसमें लगाने के लिए दिया है, और बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट है इस मेडिसिन का। बट ऑल्दो अगेन एंड अगेन होम्योपैथिक, a patient can only be cured by the symptom similarity by taking the whole case history of the patient, his past history, his present history, and after proper repertorization we can get the similimum medicine. दूसरी मेडिसिन है आर्जिमोला। ये मेडिसिन एंटी हेमरेजिक है, उन हीलिंग प्रॉपर्टीज से युक्त है, और एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर में। ये और इसके साथ साथ ये एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज भी है, और ये बहुत अच्छा काम करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस में। यानी कि जहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल जहां पे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ यानी कि यहाँ पे सूजन हो रहा है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है,
उस स्टेज में अगर आप आर्गीमोनल को दीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसे ध्यान रखने की बात यह है कि इसे 3x और हायर पोटेंसी में देना चाहिए। मदर टिंचर में इसको देना मेडिकल सुपरविजन के आधार पर ही इसे देना चाहिए। थर्ड मेडिसिन है एंजेलिका। होम्योपैथी की ये मदर टिंचर एक फॉक मेडिसिन है न्यूरल्जिया फॉर रिमेटिज्म एंड इंसोम्निया के लिए। अगर किसी को दर्द के कारण, रिमेटिक पेन के कारण अगर किसी को नींद नहीं आ रहा हो तो आप एंजेलिका दे के देखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ एंजेलिका के अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। और इसका रिकमेंडेड डोज है 10 to 20 ड्रॉप्स 2 to 3 times a day, or you can give more doses according to the symptoms, similarity and the severity of the disease of the patient. बट ध्यान रखें इस चीज को कि आप इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एंजेलिका रेस्ट्रिक्टेड है, ये एबॉर्शन डेवलप कर सकता है या फिर जो हमारा बेबी है उसके अंदर में भी डिफॉर्मिटीज पैदा कर सकता है। इसके बाद आता है मेडिसिन का नाम, वो है बोरागो ऑफ। ये एक सरप्राइजिंग इंप्रेसिव मेडिसिन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए पेन और सूजन में। अगर बहुत ज्यादा किसी को सूजन हो जाए किसी भी ज्वाइंट में, चाहे वो स्मॉल ज्वाइंट्स में हो या फिर बिग ज्वाइंट्स में हो, यानी कि नी ज्वाइंट, अगर एल्बो ज्वाइंट में हो, आप बोरेगो ऑफ उसे लगाने के लिए दीजिए, एक्सटर्नली यूज करने के लिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उस पेशेंट को मैजिकल बेनिफिट ये मेडिसिन पहुंच जाएगा। इसके बाद पांचवी दवा है कैसिया फिस्चुला। ये होम्योपैथिक जो है वो क्रश फूड से बनाई जाती है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रूमेटिज्म के लिए। ये एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक एक्शन, यानी कि पेन भी कम करेगा और सूजन भी कम करेगा। दोनों ही प्रॉपर्टीज इस मेडिसिन के अंदर में पाया जाता है। जो इसका डोज है, आप इसे मदर टिंचर में 1x या 3x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। छठी मेडिसिन है एजाडिरेक्टा इंडिका, विच इज ए वेल नोन वेरी कॉमन मेडिसिन और नीम से बनता है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के पेन के साथ साथ अगर किसी को सोल और पाल में अगर बर्निंग हो रहा हो, जलन अगर महसूस हो रहा हो, तो आप एजाडिरेक्टा इंडिका क्यों दीजिए खाने के लिए। उसके साथ साथ अगर किसी को झुनझुनी भर रहा हो, नंबनेस हो रहा हो रिमेटिक पेन के साथ, तो एजाडिरेक्टा इंडिका इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल रेमेडीज for the patient who are suffering from numbness associated with rheumatic pain. इसका रिकमेंडेड डोज मदर टिंचर में 1x 3x या हायर पोटेंसी में आप इसे यूज कर सकते हैं। और सातवां मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना स्टिफनेस के लिए, रेडनेस अगर हो कहीं पे, कहीं उसका ज्वाइंट अगर बहुत ज्यादा गर्म हो, अगर टच करने से, अगर थोड़ा सा भी टच करने से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन हो, वर्ड्स फ्रॉम टच और मोशन हो, तो आप बेलाडोना उसको दीजिए। बेलाडोना स्टिफनेस और सूजन मीन्स फर्स्ट स्टेज में मैंने बेलाडोना के हायर पोटेंसीज में भी यूज करके देखा है पेशेंट्स के ऊपर में। और अगर साइनोवाइटिस डेवलप हो रहा है, यानी कि सूजन है उसके अंदर में और पेशेंट टच नहीं करने दे रहा है, एकदम लाल बना हुआ है, तो बेलाडोना मैजिकल वर्क करता है। अगेन मैं दोबारा ये चीज बताऊंगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम सिमिलरिटी। सो डोंट गेट डिरेन्ड फ्रॉम दिस मदर टिंचर फ्रॉम द अदर सिम्टम्स। या आपको रिमेटिक अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए हमेशा पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, कॉजेटिव फैक्टर कि आखिर उसको क्यों हुआ, आइदर मेंटल ओरिजिन है, कोई स्ट्रेस से हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है पेशेंट, स्मोकिंग हैबिट्स है उसका तो स्मोकिंग हैबिट्स, लिक्वर हैबिट है तो वो क्यों हुआ, ओबेसिटी है, थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर अगर उसकी बॉडी के अंदर में कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद माय माइंड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को दोपहर में बुखार आएगा तो वो सुबह में ये चीज आपको कहेगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो पहला चीज जो डिरेंज होता है, द फर्स्ट प्लेन इज आवर माइंड। द माइंड फर्स्ट गेट द इंडिकेशन दैट योर बॉडी इज नॉट वेल, द वाइटल फोर्स इज गेटिंग वीकर। तो पहला चीज हम लोग को जो मेंटल एस्पेक्ट है पेशेंट का, वो भी जरूर कैरी करना चाहिए या फिर वो जरूर अपने केस हिस्ट्री में शामिल करना चाहिए। बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। केंट मेथड यूज करें, जो
जो हमारा जनरल सिम्टम्स है, जो पार्टिकुलर सिम्टम्स है, उसके साथ साथ डिजायर, एवर्सन, और उसके साथ साथ जो मेंटल एस्पेक्ट है पेशेंट का, वो भी अपने जो रिपर्टराइजेशन है उसमें जरूर लीजिए। बहुत ही हाईली आपको रिजल्ट रिमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। और जो मैंने मदर टिंचर्स आपको बताया है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, वो टेम्पोररी तौर पर आपके पेशेंट को एक रिलीफ प्रोड्यूस कर देगा। यही चीज हमारे जब सनी सर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला था सर को कि सर रूमेटिक अर्थराइटिस में बहुत सारा, जब आप बोनी एनकाइलोसिस हो गया, जब एकदम डिफॉर्मिटीज हो गया हमारे बोन के अंदर में, इट इज नॉट रिवर्सेबल। ये बहुत मुश्किल है उसको वापस रिवर्स करना, बट होम्योपैथिक कैन गिव हिम रिलीफ विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट टेकिंग हिज ब्रेथ, विदाउट टेकिंग द आवर्स फ्रॉम हिज लाइफ। उसके जिंदगी से बिना हम घंटे को घटा, बिना जो उसके लाइफ स्पैन है उसको बिना घटाए हुए हम उसको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उससे हम बेनिफिट उसको हम दे सकते हैं, उससे उसको कंफर्ट हम दे सकते हैं, उसके पेन में उसको आराम दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं दवाई, वो है कैलाट्रोपिस जिजेंटी। कैलाट्रोपिस जिजेंटी क्रॉनिक रिमेटिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। क्रैम्प, अगर किसी को क्रैम्प लाइक पेन हो सेंटर ऑफ पाम में, अगर एकदम हाथ ग्रैप्स कर जाए, एकदम इस तरीके से अगर मुड़ जाए हाथ, रिस्ट जॉइंट में अगर उसको मोशन एकदम नहीं होना हो पाए, अगर उसको स्वेलिंग हो, सोरनेस हो, तो उस कंडीशन में आप उसको कैलाट्रोपिस दीजिए खाने के लिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। जो कैलाट्रोपिस का पेशेंट है वो पैर के दर्द से इतना परेशान होता है कि ये वो हमेशा, जो पेशेंट मूव अवे इन द बेड, ऐसे एकदम पलट अलट पलट करते रहेगा हमेशा अपने पैर के दर्द से। और रिकमेंडेड डोज है उसका मदर टिंचर, और हायर पोटेंसीज में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कुरुकुमा लौंगा, ये हर घर में मिलती है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, और ये बहुत पुराने टाइम से हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं और जो हमारे और भी लोग हैं, वो चीज ये बताते आए हैं कि अगर कहीं भी सूजन हो जाए आपको, या फिर कहीं भी अगर कट लग जाए, तो आप उसे हल्दी लगा दो वहां पे। और हल्दी लगाने से क्या होगा, तो उस हल्दी लगाने से क्या होगा, वो अब जानिए, हल्दी लगाने से वो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। यानी कि ये जो कुरुकुमा लौंगा है वो सूजन को कम करने के लिए रामबाण होम्योपैथिक दवाइयों में से एक है। और एक्सटर्नली और इंटरनली ये दोनों माध्यम से आपके, और जैसे ही इन्फ्लामेशन कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा मींस उसके अंदर में सूजन घटेगा, तो पेन अपने आप रिलीफ हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा जो इन्फ्लामेशन जैसे ही कम होगा तो पेन रिलीफ होगा। तो जो हमारा कुरकुमा लौंगा है वो एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से युक्त है। इसके अलावा इसके अंदर में अल्कलॉइड्स, रेजिन और एक्टिव केमिकल पाया जाता है जिसे हम कुरकुमीन कहते हैं, और वो टर्मरिक में पाया जाता है, यानी कि हल्दी में पाया जाता है। और आप जब एलोपैथिक साइड में देखेंगे तो वो लोग कुरकुमीन से बहुत सारी मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करके बना रहे हैं, और उसे वो केमिकल सिंथेसिस करके बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये मेडिसिन नेचुरल सोर्स से डिराइव होके आ रहा है। और आप विश्वास मानिए, कुरकुमा लौंगा को थोड़ा हाइयर डोज में, ज्यादा डोज में देना पड़ेगा आपको, ये मदर टिंचर को मीन्स 30-35 ड्रॉप्स के अप्रॉक्स में अगर आप कुरकुमा लौंगा क्यू को पीने के लिए रेगुलर इंटरवल पर देते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जो सूजन है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है और जो पेन है, वो निश्चित ही कम हो जाएगा। इसके बाद आता है कैल्मिया लुटिफोलिया। इट इज वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन, सब लोग जानते हैं कि भाई ऊपर से नीचे आएगा तो कौन सा दवाई, नीचे से ऊपर आएगा तो कौन सा दवाई, बट दैट इज फॉर सियाटिक पेन। यहाँ पे जो पेन है वो बहुत रैपिड शिफ्टिंग होता है। इसका जो पेन है, पेशेंट बोलेगा सर यहाँ से दर्द एकदम यहाँ पे चला गया दर्द, तो सॉरी, जो ऊपर से दर्द है वो नीचे की ओर आएगा कैल्मिया लटिफोलिया का। और दूसरा इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो ज्वाइंट है वो सूजन के साथ साथ हॉट होगा, यानी कि गर्म होगा। बेलाडोना और कैल्मिया का डिफरेंशिएशन ये है कि बेलाडोना इज रेड विथ हॉट, इट इज ऑल्सो टेंडर, एंड द कैल्मिया लटिफोलिया इज हॉट, solvent, tender, and the pain shift very rapidly from one place to another place like pulsatilla। तो इसका जो ये इसका और क्या चीज है, ये हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, यानी कि जो रिमेटिक हार्ट डिजीज है उस कंडीशन में भी आप कैल्मिया लैटिफोलिया को यूज कर सकते हैं। तो कैल्मिया लैटिफोलिया रिमेटिक हार्ट डिजीज की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करने को मिलता है।
तीसरा है रिकमेंडेड डोज, इसका क्या है, मदर टिंचर 1x या फिर हायर पोटेंसी के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बोसेला, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी इलनेस को, यानी कि जब कि थर्ड और फोर्थ स्टेज हो जाए, फाइब्रस एनकालोसिस और बोनी एनकालोसिस का अगर स्टेज आ जाए, उस कंडीशन में आप बॉसविला को यूज कर सकते हैं। बॉसविला उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देगा। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है ज्वाइंट के जो है फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर ज्वाइंट का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए। और आज के डेट में जहां पे विटामिन डी की सोर्सेज बहुत कम है, हम लोग प्रॉपर अमाउंट में अपने बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जो नेचुरल सोर्स है हमारा सनलाइट, उससे हम लोग सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं विटामिन डी का या किसी पेशेंट को देना चाहते हैं, तो बॉसवेला इज वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर सप्लीमेंट फॉर विटामिन डी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में बहुत ही यूजफुल है, और उस कंडीशन में जहां पे ज्वाइंट की मोबिलिटी पूरी तरीके से कम हो जाए। और वो कम क्यों होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी इलनेस के कारण। पेशेंट आएगा वो बोलेगा सर ये चीज ये, तो उस कंडीशन में आपको बॉसविला याद रखना चाहिए। बॉसविला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और वो बहुत अच्छा बेनिफिट पेशेंट्स को देता है। ये मदर टिंचर में और हायर डोज में आप इसे दे सकते हैं। इसके बाद आता है, कुछ मैंने रूब्रिक्स निकाल के रखा है, वो हम लोग आपस में बात करते हैं इसके बारे में। अगर किसी के एक्सट्रीमिटीज में ये आपको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन रूमेटिज्म, ये बहुत सारे पेशेंट्स को आपको देखने को मिलेगा कि जो मसल्स है हाथ का, उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, मीन सिकुड़ जाएगा, एकदम वेस्टिंग के टाइप आपको लगेगा कि उसका वेस्टिंग ऑफ अ हैंड हो गया, या फिर टेंडन जो है वो सिकुड़ जाएगा, किसी का आप देखेंगे ये चीज मुड़ जाएगा। तो ये जो जैसे जो जेड फॉर्म डिफॉर्मिटीज था हमारा, वो या फिर बॉटनियर डिफॉर्मिटीज है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स और टेंडन का हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करने के लिए आपको कॉस्टिकम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इट इज ओनली वन मेडिसिन इन सिंथेसिस रिपेटरी टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन विच रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद है हार्ट कंप्लेंट्स अल्टरनेटिव विथ रिमेटिक कंप्लेंट। अगर किसी को कार्डियक परेशानी हो और उसके साथ साथ जो है उसको रिमेटिज्म हो, रिमेटिज्म थोड़ा कम हो तो हार्ट का परेशानी उसको बढ़ जाए, कार्डियक परेशानी अगर थोड़ी सी स्टेबल रहे तो रिमेटिक परेशानी बढ़ जाए, तो बेंजोइक एसिड उसके लिए एक दवाई है, वो बहुत अच्छा काम करता है इस कॉम्प्लिकेशन के लिए। कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट एक्कम्पेनाइड बाय रिमेटिक कंप्लेंट्स। देखिए, जो पहला था वो था कंप्लेंट्स ऑफ द हार्ट अल्टरनेटिंग विथ रूमेटिक कंप्लेंट। बेंजोइक एसिड में क्या होगा, रूमेटिक पेन जो है या फिर रूमेटिक कॉम्प्लिकेशंस जो है वो थोड़ा सा सबसाइड करेगा तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम होगा तो रूमेटिक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूमेटिक कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, जो हार्ट में डिसऑर्डर्स है, वो दोनों पैरेलल वे में चल रहा है, दोनों साथ साथ में चल रहा है, एंड फॉर दैट कंडीशन लिथियम कार्ब इज द मेडिसिन। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लामेशन फीट हील रूमेटिक। बहुत सारे लोग आपको आके बताएंगे कि सर पैर में दर्द हो रहा है, हील पे दर्द हो रहा है, और रूमेटिज्म के कारण अगर किसी को भी हील में दर्द हो, देयर इज ओनली वन मेडिसिन फॉर दैट एंड दैट इज सेबाइना। अगेन आई एम टेलिंग, डोंट एवर फिक्स ऑन सिंगुलर रूब्रिक इन होम्योपैथी। ये हम लोग बस बातचीत के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं, बट we can only treat a patient according to symptom similarity। बट यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको कभी कभी जो सिंगल मेडिसिन है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट मिल जाएगा कि आप उस पेशेंट को, ये पेशेंट आपको ये आके बताएगा कि हमको ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और आप उस मेडिसिन को दीजिएगा, या फिर जब आप सेबाइना को, लिथियम कार्ब को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये जो सिम्टम्स हमारा पेशेंट बता रहा है, लिथियम कार्ब में उसकी बहुत सारी सिम्टम्स मिल रही है। तो यहाँ से भी कुछ अंदाजा कभी कभी मिल सकता है। इसके बाद है एक्सट्रीमिटीज प्लेन रूमेटिक डिस्नियाविक, यानी कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो और उसके साथ साथ रूमेटिक पेन भी हो, तो द मेडिसिन इज ASF, आर्सेनिक सल्फेट। Stiffness of rheumatic joint, remember Lidempal, best medicine
एंड मैजिकल मेडिसिन इन होम्योपैथी। अगर किसी को स्टिफनेस हो रहा हो, जकड़न हो गया हो, मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया हो, चल फिर नहीं पा रहा हो, बहुत ज्यादा उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एकदम कम हो गया हो, तो उस कंडीशन में रिमेटिज्म के साथ, तो उस कंडीशन में लीडमपाल इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द पेशेंट। इसके बाद आता है रिमेटिज्म में स्टिफनेस के साथ अगर कोल्ड एम्लुरेट है, पेशेंट अपने पैर पे ठंडा पानी डालता है, वॉशरूम में अगर बैठ जाता है बहुत देर तक, तो वो बोलेगा उठने से पहले सर हम थोड़ा सा पैर वैर पे पानी ठंडा सा डालते हैं, तो थोड़ा आराम मिलता है और उसके बाद हम उठते हैं। देन लीडमपाल इज डिस्टिंग्विशिंग, ये बहुत ही हाईली इंडिकेटेड है। अगर आपको इतना से मिनिमम मिल जाए कि कोई पेशेंट आपको ये आके बताए कि सर मुझे रिमेटिज्म है, या फिर आपको देखने से मिले लगे कि क्लिनिकल फीचर्स से उसके लगे कि इसको रिमेटिज्म है, और वो पेशेंट आपको बोले कि सर जब हम ठंडा पानी डालते हैं तब इसका जकड़न थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप लीडमपाल के बारे में उस कंडीशन में सोच सकते हैं। लीडमपाल को गर्मी से एग्रावेशन है। लीडमपाल का पेशेंट बेड पे जल्दी सोना नहीं चाहेगा, बोलेगा थोड़ा देर सोते हैं, जैसे ही बेड पे गर्मी महसूस होता है एकदम परेशान हो जाते हैं, दर्द बढ़ जाता है सर। तो ऑलवेज रिमेंबर लीडमपाल एम्बुलेशन बाय कोल्ड एंड एग्रावेशन बाय वार्म। अब बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्शन मसल्स, फ्लेक्सार मसल्स में। जो फ्लेक्सार मसल्स है उसके अंदर में अगर रिमेटिक डिसऑर्डर हो तो गिव मर्क आयोड रूबर, ओनली वन मेडिसिन इन synthesis repertory। फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिमेटिज्म, सीपीआई इज द मेडिसिन। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स वंशागुणत तौर पे आइदर वो मैटरनल हो या फिर पैटर्नल हो, अगर आपको ये लग रहा है कि उसके फैमिली हिस्ट्री में रिमेटिज्म का केस है और मेडिकल डिस्क्रेसिया या मियाज्मेटिक, अगर कभी उसको मेडिसिन से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, आप जो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी आपने नो सोर्स दिया, जो मियाज्मेटिक मेडिसिन दिया, तो you can give CPR at that condition, at that case, in that case to clear up the case। बहुत सारे पेशेंट्स में जब हम लोग मेडिसिन, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन fails to do any benefit to the patients because of miasmatic dyscrasia। बहुत बार हम लोग जब मियाज्मेटिक मेडिसिन भी देते हैं उसको खाने के लिए, तो भी अगर कभी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो और फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट रिमेटिज्म की हिस्ट्री अगर बता रहा हो, तो ट्राई सीपीआर समवेयर, यू विल फाइंड मैजिकल रिजल्ट ओवर देयर। इसके बाद बात करते हैं इन्फेक्टिव रिमेटिज्म। अगर किसी को जोड़ में, ज्वाइंट में सूजन हो रहा हो और उसके साथ साथ वो इन्फेक्टिव हो, वो आपको बायोप्सी में भी मालूम चल जाएगा, आपको वो चीज सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा। या फिर उसका दूसरा सबसे बड़ी चीज है रूमेटिक ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन के साथ साथ आप इन्फेक्टिव कैसे समझेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर इन्फेक्टिव कंडीशंस के कारण अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन है तो लो ग्रेड फीवर पेशेंट को रहेगा। इन्फेक्टिव रिमेटिज्म में लो ग्रेड फीवर जो है वो अक्सर 99% केसेस में देखने को मिलता है, और उसमें मेडिसिन है हमारा इन्फ्लुएंजिना। इसके बाद है दूसरी रुब्रिक रिमेटिक डिजेनरेटिव। अगर किसी को डिजेनरेशन होने लगे, यानी कि अगर आर्टिकुलर डिजेनरेशन होने, या कि डिस्क, जैसे बहुत डिस्क डिजेनरेशन हम लोग बहुत सारा चीज में देखते हैं कि हमारे एमआरआई रिपोर्ट में आता है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, तो उस कंडीशन के लिए तो ये मेडिसिन नहीं है। बट रूमेटिज्म में अगर किसी को डिजेनरेशन होने लगे, उसके जो साइनोवियल सीथ है, साइनोवियल है, उसका जो टेंडन है, उसका जो कार्टिलेज है जो कि हमारे बोन को कुशन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर में अगर डिजेनरेशन अगर आपको देखने को मिले तो यूज कोलाइन, मींस इकोलाइनो। it is a very well known medicine in homeopathy to treat degenerative process in rheumatism। अगर किसी पेशेंट को ठंडे से, यानी कि कोल्ड वेट वेदर से अगर उसको बढ़ जाए, तो डल कमरा, ये वेल नोन मेडिसिन है, सब लोग जानते हैं कि अगर ठंड से, वेट वेदर से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो डल कमरा उस कंडीशन में यूज करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि रूमेटिक पेन अगर किसी को हो और वो एक्यूट हो, वो पेशेंट आके आपको बताए कि सर ये 10-15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना से मुझे ये 1-2 महीना से ये परेशानी हो रही है, इसमें मुझे दर्द हो रहा है जॉइंट में और हाल ही में शुरू हुआ है, और जो मैंने आपको 7 कैटेगरीज बताई है, अगर रूमेटिक पेन एक्यूट कंडीशन में है तो गिव ट्यूबरक्लेनियम फॉर दैट केस, एंड अगर सूजन है रूमेटिज्म के साथ साथ तो यूज ब्रेनिया फॉर दैट। अब सर कुछ मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमारे विषय में मत बोलिए, होकर सब की है, बाद में बात करते हैं ना। अभी तक हम लोगों ने जो भी
चीज पाया है होम्योपैथी से, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही आपका जो सेमिनार है उसको अटेंड करते हुए देखा है, या फिर आपके बुक्स को देखते हुए देखा है। जो आपकी रिपर्टरी की स्किल है सर, वो हम लोगों को एक नया ऊर्जा देता है कि भाई रिपर्टराइजेशन से, और जब आप जब कहते हैं किसी भी सेमिनार में कि आप थैंक रिपर्टराइज यू करो, सुमित जी। रिपर्टराइज कर से मेडिसिन दो और उससे सुमित जी, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जब थैंक यू क्रॉनिक सुमित पेशेंट्स जी। ठीक होते हैं सर, तो आपको हर बार हम लोग प्रणाम करते हैं कि थैंक्स फॉर टीचिंग अस, थैंक्स फॉर गाइडिंग अस, थैंक्स फॉर बीइंग आवर मेंटर सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस, एंड थैंक्स ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक्स ईच ऑफ यू। थैंक यू थैंक सर। यू, धन्यवाद सुमित जी। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन से आप मैच करके देख रहे होंगे। एक छोटा सा सवाल किसी ने किया है, क्या मदर सर? टीचर विल वर्क इन क्रॉनिक केस, करे मदर टीचर क्रॉनिक केस में काम करेगा कि नहीं, ऐसा सवाल है। ये आपके हाँ लिए श्योर सर, उन्होंने किया है मैं जी। बताता हूँ उनको। आप बता रहे क्रॉनिक केस में, तो मदर टीचर क्यूरेटिव और पैलिएटिव दोनों वे में वर्क करता है, बट वो डिपेंड करता है जो मैंने आपको बार बार यही चीज कहा, टू ट्रीट ए पेशेंट, टू ट्रीट ए कंडीशन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिमेटिक अर्थराइटिस, आपको हमेशा उसके पूरे केस हिस्ट्री को कंक्लूड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये सपोर्टिव मेडिसिन है, आप उसको सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं जिससे उसको पेन थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो। साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको गेन करने को मिल जाएगा पेशेंट से, कि आप उसको दवाई लगाने के लिए दिए, फॉर सम टाइम वो उसको रिलीफ मिला, तो ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी आपको देखने को, प्लेसिबो इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट को अच्छा बेनिफिट मिला, आपको साथ वो जुड़ा रहेगा। तो मगर आपको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हमारे सैनी सर बोलते हैं, टेक द होल केस हिस्ट्री, टेक एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट, रिपर्टराइज द केस एंड गिव द सिमिनिमम, यू विल फाइंड द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। तो हाँ, थैंक यू, थैंक यू। एक जो गंगा सागर जी ने पूछा है कि आपको पूरा लिस्ट, तो मुझे लगता है गंगा सागर जी इनके पीपीटी में तो सारे लिस्ट इन्होंने जो बोला है वो तो है ही। आप एक बार ध्यान से जो यूट्यूब में लेक्चर जाएगा उस पर देख लीजिएगा, अलग से देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी सभी तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशंस के लिए सारे आप देख रहे होंगे। सुमित जी आपके चैट बॉक्स में सभी ने आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स दिया है, थैंक्स नाइस अ लॉट प्रेजेंटेशन बोला है, सभी फॉर कुछ ब्लेसिंग्स, धन्यवाद दे थैंक्स अ रहे हैं। लॉट।